चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये हमारी फर्स्ट क्लास है और मुझे पढ़ाना है ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस, चूँकि यूपी पीसीएस के लिए ज्योग्राफी पढ़ानी है तो यूपी पीसीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे प्रीलिम्स में और क्या मेंस में। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे सिलेबस और फिर हम थोड़ा सा एक टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी और ये यूपी पीसीएस फोकस्ड होगा। बाकी ज्योग्राफी है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, किसी स्टेट पीसीएस को देंगे तो ज्योग्राफी का सिलेबस वही रहेगा। ठीक है सॉरी। तो चलिए देखिए, यूपी पीसीएस का हम पैटर्न देख लेते हैं और सिलेबस देख लेते हैं। यूपी पीएससी का पैटर्न और सिलेबस क्या है, तो देखिए 3 प्रमुख चरण होते हैं। यूपी पीसीएस की बात करें तो 3 प्रमुख चरण हैं। एक होता है प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आते हैं। दूसरी है मुख्य परीक्षा, जो लिखित प्रकार की परीक्षा होती है। तीसरा है साक्षात्कार इंटरव्यू, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, अब देखिए जो आपका प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं जीएस फर्स्ट, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। एक होता है हमारा जीएस सेकंड पेपर जिसे हम बोलते हैं सी सैट। ठीक है, तो जो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र होता है, जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और टाइम है 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का समय होता है आपके पास और 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। ये जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, यही आपकी मेरिट बनाता है, यही आपको मेंस में क्वालिफाई करके ले जाता है। जो सेकंड पेपर है जिसे आप सी सैट बोलते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, मतलब इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं, बहुत मेहनत नहीं करनी है। सी सैट का बस आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख लेने हैं और थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, इसमें लोग पास हो जाते हैं। आपको जो फोकस करना है, जो आपका मेन है, वो है जीएस फर्स्ट पेपर, क्योंकि इसी से आप पास होंगे तो मेंस देंगे। देखिए दोनों पेपर में माइनस मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग है। अगर एक आपका प्रश्न गलत हो जाता है, एक उत्तर गलत हो जाता है तो आपका 1/3 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3 नंबर कट जाएगा। पेपर सेकंड वही लिखा है, अर्हक पेपर है। न्यूनतम योग्यता इसमें कितनी है, 33%। सिर्फ एक क्वालिफाइंग है, पास करना है बस। अब देखिए मेंस की हम बात कर लेते हैं, मेंस का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखो मेंस में आपके कितने हैं, टोटल 8 पेपर हैं। एक पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का पहला, दूसरा पेपर होगा निबंध का। 4 पेपर आपके जीएस के हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। ठीक है, एक आपका ऑप्शनल फर्स्ट, एक ऑप्शनल सेकंड, मतलब एक ऑप्शनल पेपर आपको लेना है, उसमें आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। हिंदी जो है 150 नंबर की है, निबंध भी 150 नंबर का है, बाकी आपके सारे पेपर 200-200 नंबर के हैं। समय सभी के लिए 3 घंटे है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जीएस प्रथम प्रश्न पत्र किसका है, प्रीलिम्स का है। ये प्रारंभिक परीक्षा का है, प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, जीएस फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं। यही आपकी मेरिट बनाता है, यही क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस, इसमें नंबर अच्छे लाएंगे तो आपको मेंस देंगे आप। देखिए क्या है इसमें, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, यही वाला पार्ट हम कवर करेंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का कैसा, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, इकोनॉमिक्स है, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी इसमें है। ठीक है, और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान भी है। तो ये आपका यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का सिलेबस है और इसमें आप यूपी स्पेशल ऐड कर लीजिए, कुछ यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आते हैं, और पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, जनसंख्या और नगरीकरण भी ऐड कर लीजिए, जनसंख्या नगरीकरण। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएस फर्स्ट। जीएस सेकंड हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको पता होगा और जिसको भी अगर चाहिए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं आपको सारे मतलब पूरा सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये हमारी मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। अभी हमने जो ये डिस्कस किया है ये क्या है, प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट है। ठीक है,
और ये हमारा मेंस का जीएस फर्स्ट है। हम मेंस का जीएस फर्स्ट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसी में हमारा ज्योग्राफी है जो हमको पढ़ाना है, भूगोल है, ठीक है। तो ये देखो आप देख लो, संस्कृति है, इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम, ये भी हिस्ट्री है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण और पुनर्गठन, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी इसमें, भारतीय समाज भी आएगा, ठीक है, ये भारतीय समाज का टॉपिक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, ये सब आपका समाज का टॉपिक है। ये हमको कवर करना है। क्या है, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भारत के सामुद्रिक संसाधन, मानव प्रवास, विश्व शरणार्थी समस्याएं, ठीक है, सीमांत तथा सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। तो ये भूगोल वाला जो टॉपिक है ये हम आपको कवर कराएंगे। और देखिए ये यूपी स्पेशल है, ठीक है, ये जीएस मेंस के प्रथम प्रश्न पत्र में आएगा। जीएस मेंस का फर्स्ट पेपर जो है यूपी स्पेशल है। ये उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, यूपी का जो भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, उसकी जलवायु कैसी है, वन वन्य जीव, खदान, खनिज, सिंचाई स्रोत, ये सब यूपी के बारे में आपको स्पेशल पढ़ना होगा। चलिए, ये तो हमारा हो गया था सिलेबस। हमको कवर करना है ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है। तो भूगोल में हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। फिर हम ब्रह्मांड कवर करेंगे, फिर उसके कुछ आज क्वेश्चंस करेंगे, फिर ब्रह्मांड के बाद हम आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे, ठीक है। तो आपको इजी रहेगा। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ठीक है। अब ब्रह्मांड है क्या, क्या होता है यूनिवर्स, ठीक है। तो जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, अभी हम देखेंगे एक एक करके गैलेक्सी क्या होती है। तो गैलेक्सी हैं जो आकाश गंगाएं हैं, अनंत आकाश गंगाओं, सभी आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक छोटे से अणु से लेकर, इसका नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को, विशाल आकाश गंगाओं के, छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। छोटे से अणु से लेकर विकास आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड बोलते हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है ब्रह्मांड, कहाँ से आया है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, इसके उत्पत्ति विषयक सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से ब्रह्मांड बना है, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो उत्पत्ति विषयक सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके, देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत में कुछ, पहला है आपका महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थियरी। दूसरा है स्फीति सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी, स्फीति मतलब इन्फ्लेशनरी थ्योरी, ठीक है, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। तीसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत। चौथा है आपका दोलन सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है ये बताते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है, स्टडी स्टेट थ्योरी एंड पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। अब देखो ये तीनों हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सबसे मान्य जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है हमारा महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आते हैं और यही हमको पढ़ना भी है। तो हम पढ़ रहे हैं बिग बैंग थ्योरी। उतना ही पढ़ो जितना काम का है, सिर्फ ये समझ लेना है कि इतने इतने प्रकार के सिद्धांत हैं।
बाकी हमको पढ़ना है बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि यही सर्वमान्य सिद्धांत है। तो देखो, सबसे पहले तो ये सर्वमान्य सिद्धांत है, और ये क्या कहता है, ये सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और ये क्या कहता है, ब्रह्मांड कैसे आया, तो ये कहता है कि आज से लगभग कितना, आज से लगभग 13.8 13.8 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व सब कुछ, जितना भी हमको अपने चारों तरफ दिखता है और जो नहीं भी दिखता है, जो पूरा यूनिवर्स है, पूरे विश्व को, पूरे यूनिवर्स को आप समेट दीजिए, कंप्रेस कर दीजिए। जिस प्रकार से एक गुब्बारा फूला हुआ होता है, ठीक है, बैलून, उसको आप कंप्रेस कर दीजिए, दब जाएगा। उसी प्रकार से पूरे यूनिवर्स को, जो हमको दिखता है, जो नहीं भी दिखता है, बहुत सी चीज़ें हमको यूनिवर्स में तो दिखती नहीं है, यहाँ से सिर्फ हमको स्टार तारे दिखते हैं, तो पूरे यूनिवर्स को समेट दीजिए और क्या, कहाँ पे ले आइए, एक छोटे से ऊर्जा के गोले के रूप में ले आइए दबाकर। तो क्या कह रहे हैं कि लगभग 13.8 वर्ष पूर्व सिर्फ एक ऊर्जा का गोला था, ठीक है। तो आज से लगभग 13.8 वर्ष पूर्व सब कुछ का मतलब पूरा ब्रह्मांडीय पदार्थ, सब कुछ एक ऊर्जा के गोले के अंदर केंद्रित था, ठीक है। यानी कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व सब कुछ, पूरा ब्रह्मांडी पदार्थ एक ऊर्जा के गोले के अंदर केंद्रित था। कुछ लोग कहते हैं कि ये गोला कितना बड़ा था, मटर के दाने के आकार का, ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांडी पदार्थ है ये, और चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांडी पदार्थ इसमें केंद्रित था, तो इसका तापमान बहुत अधिक था और इसका प्रेशर, दाब भी बहुत अधिक था। इसका तापमान और दाब बहुत अधिक हो गया, तो एक समय ऐसा आया, चूंकि ये बहुत संकेंद्रित पिंड था, तो इसका तापमान और दाब बढ़ता जा रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि जब ये और अधिक संकेंद्रण बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इस बिंदु को, ये जो ऊर्जा का गोला है, ठीक है, मान लो ये ऊर्जा का गोला है, तो इस गोले को क्या कहा गया है, इसको कहा गया है विलक्षणता का बिंदु। जिसका तापमान और दाब बहुत अधिक है, उसको बोला गया है विलक्षणता का बिंदु। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, तो ये है विलक्षणता का बिंदु। इसमें तापमान और दाब का जब अत्यधिक संकेंद्रण हो गया, अत्यधिक संकेंद्रण हो जाने से क्या होता है कि अब और ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे आप एक बैलून को दबाते जाइए तो एक सीमा तक तो वो दबेगा, और एक ऐसी सीमा आएगी, एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बाद और अधिक बैलून नहीं दबेगा, वो फट जाएगा, विस्फोट कर जाएगा। उसी प्रकार से इस विलक्षणता के बिंदु, मतलब ऊर्जा के गोले में क्या हुआ कि बहुत अधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये फट गया, विस्फोट हो गया। तो ये विस्फोट थोड़ा नहीं था, महाविस्फोट था, ठीक है। ये महाविस्फोट हुआ, इसमें कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, और इसी महाविस्फोट को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग बोलते हैं। इसी महाविस्फोट को हम बोलते हैं बिग बैंग, ठीक है। अब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, और इस सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। तो देखो, बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था वो थे आपके जॉर्ज लेमेंतेयर। कौन थे, जॉर्ज लेमेंतेयर। और व्याख्या किसने की थी, रॉबर्ट वेगनर ने, रॉबर्ट वेगनर, ठीक है। तो अत्यधिक संकेंद्रण था, इसमें विस्फोट हो गया, इसे बोलते हैं बिग बैंग। इसकी व्याख्या की है जॉर्ज लेमेंतेयर, व्याख्या की है रॉबर्ट वेगनर ने, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जॉर्ज लेमेंतेयर ने, ठीक है। विस्फोट इतना तीव्र था कि एक सेकंड के करोड़वें हिस्से, सोचिए, एक सेकंड ऐसे ही इतना कम होता है, उसके भी करोड़वें हिस्से में असीमित ऊर्जा का प्रसार होता है, और यही ऊर्जा करोड़ों वर्षों में ठंडी होकर एक अणु के रूप में बनती है, एटम के रूप में परिवर्तित होती है। तो जो ये बिग बैंग, जो ये महाविस्फोट हुआ था, इसमें से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकली, और करोड़ों अरबों वर्षों में वही ऊर्जा ठंडी होकर अणु में, एटम में परिवर्तित हो गई, ठीक है। इसी से सब कुछ बना है,
और इसी अणु से संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ, जीव जंतु, गैस आदि के बादल बने हैं। तो इसी अणु से संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ बना है, संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ बना है। तो बिग बैंग हुआ तो असीमित मात्रा में ऊर्जा निकली, ठीक है, असीमित मात्रा में ऊर्जा निकली और इस ऊर्जा से ही अरबों वर्षों में क्या बना है, एक अणु बना है, ठीक है, और इसी अणु से संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। 100 अरब कौन है, गैलेक्सी हैं, लगभग हैं, ठीक है, और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य जो है ना वो एक तारा है, तो कह रहे हैं कि सूर्य के जैसे लगभग 100 अरब तारे मिल जाएं तो उसे एक गैलेक्सी कहेंगे, लगभग की बात है। और इसी प्रकार की 100 अरब गैलेक्सी मिल जाएं, उतना बड़ा है ये ब्रह्मांड हमारा, ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ और क्या उसमें गैसों के बादल भी इसी से बने हैं, गैसों के बादल, ठीक है। तो किसके बादल बने हैं, गैसों के बादल। संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ इसी ऊर्जा से बना है और इसी में गैस के बादल भी बने हैं। और इन गैस के बादलों को क्या कहा जाता है, इन्हीं गैस के बादलों को कहा जाता है नेबुला, जिसको हिंदी में बोलते हैं निहारिका, ठीक है। तो निहारिका क्या है, निहारिका हाइड्रोजन और हीलियम के गैस के बादल हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो गैस बहुत बड़ी मात्रा में, जब देखिए जब विस्फोट हुआ था तो ऊर्जा निकली थी, वही ऊर्जा ठंडी हुई तो अणु बनी है, उसी ऊर्जा से गैसें बनी हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम की जो गैस थी वो जब आपस में करीब आए गैस के बादल, तो जब करीब आ गए हैं, सिकुड़ने लगे हैं, तो जो संरचना बनी है उसको हम निहारिका या नेबुला कहते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये गैलेक्सी है, ये क्या है, ये सब हैं गैस के बादल आपके, ठीक है, ये हैं गैस के बादल और इसी को हम बोलते हैं निहारिका, निहारिका या नेबुला, ठीक है। तो ये है हमारी नेबुला, गैस के बादल हैं। धूल धुंध गैस के बादल, और इसी नेबुला को हम क्या बोलते हैं, इसी नेबुला को हम कहते हैं सौर मंडल का जनक। सौर मंडल का जनक कौन है, यही नेबुला है, इसी नेबुला को कहते हैं सौर मंडल का जनक। अब देखो ये जो बादल बने थे, ये क्या हुआ, ये बादल बन गए हमारे, ठीक है, बहुत से, इसी को हम बोलते हैं नेबुला। अब ये जो बादल बने थे, ये हाइड्रोजन के बादल आकार में और बड़े होते चले गए, ठीक है। तो ये बादल आकार में बड़े होते चले गए, साइज में बड़े होते चले गए, और बड़े होते चले गए तो इनके केंद्र में दबाव बढ़ता चला गया। जब बादल का आकार बढ़ता जाएगा तो केंद्र में दबाव भी बढ़ता जाएगा, और केंद्र का दबाव इतना बढ़ गया कि ये दबाव कितना पहुंच गया, हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, हजारों डिग्री सेंटीग्रेड। इनके केंद्र जो बादल थे, बादल के केंद्र का तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। अब इतने तापमान में क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गई। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या है, ये आप सभी को पता है कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है। हाइड्रोजन का किस में कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन हीलियम में, और प्लस अपार ऊर्जा निकलती है, अपार ऊर्जा और प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया
अब देखो क्या हुआ था, फिर से समझो। एक छोटा सा गोला था जिसे हम विलक्षणता का बिंदु पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहते हैं, उसमें विस्फोट हो गया, विस्फोट हो गया, ऊर्जा निकली, फिर ऊर्जा करोड़ों अरबों वर्षों में ठंडी हुई और उसी ऊर्जा से गैस के बादल बने, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादल। यही हाइड्रोजन के बादल सॉरी, जब आकार में बड़े होते चले गए तो उनके केंद्र में दाब बढ़ता चला गया और दाब इतना बढ़ गया कि हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। फिर क्या होता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इतने टेम्परेचर पे नाभिकीय संलयन में क्या हुआ, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हुआ और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश निकला, और इसी को हम क्या बोलते हैं सॉरी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टार, सूर्य। हमारा जो सन है वो क्या है, वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हुआ है, तो अब क्या हो गया, तारे का जन्म हो गया। तारे का जन्म, हमने कहा था ना अभी कि देखो ये जो नेबुला है, ये बादल हैं, इसी में अभिक्रिया हो रही है, तो ये सौर मंडल का जनक हो गया, तो तारे का जन्म हो गया। अब कालक्रम में यही तारे कालक्रम में अरबों तारों का जन्म हुआ। अभी एक तारे का जन्म आपने देखा, फिर अरबों तारों का जन्म हुआ, अरबों तारों का जन्म हुआ, और यही अरबों तारे जब करीब आ गए, करीब आने लगे, तो करीब आकर विभिन्न आकृतियों में जुड़ने लगे, करीब आने लगे और विभिन्न आकृतियों में जुड़ने लगे, विभिन्न आकृतियों में जुड़ने लगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जब विभिन्न आकृतियों में तारे जुड़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं आकाश गंगा, आकाश गंगा, इसी को हम बोलते हैं गैलेक्सी। अभी हमने बताया था ना कि लगभग 100 अरब तारे मिले हैं तो गैलेक्सी बनी है, और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो वही चीज़ यहाँ आ गई कि पहले एक तारा बना, फिर कालक्रम में समय बढ़ता गया तो तारे की संख्या बढ़ती गई और बहुत से तारे हो गए, अरबों तारे हो गए, और ये तारे जब करीब आने लगे तो एक स्ट्रक्चर बना, आकृति बनी, जिसको हम बोलते हैं आकाशगंगा या गैलेक्सी। तो देखिए ये आपकी है गैलेक्सी, ये जो है ना, ये है आपकी गैलेक्सी, इसको हम बोलते हैं गैलेक्सी, सॉरी इसको हम बोलते हैं गैलेक्सी, आकाशगंगा। ये हमारी आकाशगंगा। देखो जो चमकदार पार्ट आपको इसमें दिख रहा है ना, वो तारे हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक है। तो ये एक गैलेक्सी है और इसमें अरबों तारे हैं, तो आकाशगंगा हम लोगों ने बना ली है, ठीक है। अब इसी प्रकार जो हमारी आकाशगंगा है, जिसमें हमारा सौर मंडल है, जिसमें हम लोग हैं, तो हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, ठीक है, बचपन में ही पढ़ा होगा, मंदाकिनी, या इसे हम बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे या मंदाकिनी, ठीक है। अब देखो, अब इसी आकाशगंगा में पहले तो है अरबों तारे मिले हैं तो आकाशगंगा बनी, लेकिन अरबों तारों में कुछ तारे ऐसे भी होंगे जो सुंदर आकृतियों में जुड़े होंगे। तो इसी आकाशगंगा के अरबों तारों में कुछ तारे जो सुंदर आकृतियों में जुड़ते हैं, जो सुंदर आकृतियों में जुड़ते हैं, जो सुंदर आकृतियों में जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं तारामंडल, तारामंडल या नक्षत्र मंडल या नक्षत्र बोलते हैं, और कंस्टलेशन ऑफ स्टार, कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल क्या है, सप्तऋषि मंडल 7 तारे हैं जो एक सुंदर आकृति में हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं तारामंडल, नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है, कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स। जैसे सप्तऋषि मंडल, हाइड्रा, हरक्यूलिस, सेंटारस, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटारस है, ठीक है। अब चलो मंदाकिनी के बारे में कुछ देख लेते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी, सबसे पहले तो इसकी परिक्रमा, मंदाकिनी हमारी जो गैलेक्सी है उसका जो केंद्र होता है, उस केंद्र की परिक्रमा करने में, केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग
25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, मतलब कि जो हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करने में हमारे सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। इसका आकार कैसा है? इसका आकार है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, ठीक है। एक होता है इलिप्टिकल, ठीक है, अंडाकार, एक होता है सर्पिलाकार स्पाइरल, ये है स्पाइरल, और एक होता है अवबाकिया नियमित आकार, इरेगुलर आकार की होती है मंदाकिनी। 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं इसकी, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, ठीक है। लगभग 1 खरब तारे हैं। सबसे करीब की हमारी आकाशगंगा की सबसे करीब की दूसरी आकाशगंगा कौन सी है? सबसे करीब की दूसरी आकाशगंगा वो है एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा, दूसरी आकाशगंगा एंड्रोमेडा। इसके केंद्र को, जिसे हम बोलते हैं बल्ज, बल्ज, केंद्र में एक ब्लैक होल पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लैक होल ऐसी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसका आकर्षण बल, उसका घनत्व तो इतना अधिक होता है कि वो अपने आप से प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। तो जब प्रकाश ही वापस नहीं जाएगा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं तारे का जन्म कैसे होता है। तो तारे का जन्म कल की क्लास में देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो गैलेक्सी है ना, ये हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है। ये देखिए 10 सन लिखा है ना, ये सूर्य है हमारा। ये सूर्य कहाँ है? यहाँ पर है सूर्य, देखो बहुत छोटा सा सूर्य है। तो एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे होते हैं। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी में लगभग खरबों तारे हैं। तो ये क्या है हमारा, ये जो केंद्र है गैलेक्सी का, यहाँ ब्लैक होल हमको नहीं दिखेगा, ठीक है, प्रकाश ही नहीं पास होने देता, तो दिखेगा कैसे? तो ये सूर्य, इसका चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। ये है ब्लैक होल, यहाँ दिखाया गया है आपको समझने के लिए, जबकि ब्लैक होल दिखता कभी नहीं है, ठीक है। ब्लैक होल देखो ग्रह को, तारे को निगलता हुआ दिखाया गया है सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, ज्वालामुखी विस्फोट, सीधा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बिग बैंग थ्योरी, सीधा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, कैसी है? सर्पिल आकार की है, अभी हमने देखा है, ये एग्जाम भी दिया है, यूपीपीसीएस प्री 2001 में आया है। तारे का रंग सूचक है, हमने कहा ना तारा में क्या होता है? प्रकाश निकलता है, तो रंग किसका सूचक होगा? उसके टेम्परेचर का, ताप का सूचक है। वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु की दशा को ग्रसित होते हैं, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा, कल की क्लास में पढ़ेंगे। ब्लैक होल, ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने, कल की क्लास में पढ़ेंगे। वैसे आज ये क्लास हम और लंबी करने वाले थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया आज की क्लास के लिए, ये तो सब कल की क्लास में होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। अब सिलेबस तो डिस्कस हो गया, अब हमको क्लास लेनी है, ठीक है, थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे, आपका सिलेबस कवर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए ये हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है, ठीक है। ये जीएस का पार्ट हम कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी का है, और ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम कवर कर चुके हैं, तो उसमें इंट्रो हुआ था, मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, और हमने स्टार्ट किया था यूनिवर्स से। मैंने बोला था कि मैं यूनिवर्स कवर करूँगा, ठीक है, ब्रह्मांड, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और आपका मैपिंग का पार्ट सब कवर करूँगा। तो यूनिवर्स से मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने, अगर आपने अभी हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। बाकी उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था, तो मैं यहाँ संक्षेप में 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। हमने ये बताया था कि यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड क्या है, ठीक है। तो छोटे से अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इससे संबंधित कई सिद्धांत हैं, जिसमें से सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य सिद्धांत है। तो उसमें क्या था कि एक संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा के गोले में था, केंद्रित था, उसी में विस्फोट होता है, उसी को बोलते हैं बिग बैंग, ठीक है। और उसी से फिर सब चीज़ों का, पूरे ऊर्जा, पूरे ब्रह्मांड, गैसों का निर्माण हुआ है। चलिए अब उसके आगे कवर करते हैं। मैंने गैलेक्सी वगैरह देख ली थी, अब हम बात करते हैं स्टार का फॉर्मेशन भी मैंने देख लिया था कि कैसे तारा बनता है। इसमें हम देखते हैं कि तारे का जन्म और विकास कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए इस क्लास में हम देखेंगे
कि तारे का जन्म और उसका विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टार। जैसे हमारा सूर्य है वो एक तारा है, तो तारे का जन्म एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टार। तो कैसे होता है, हमने कहा था कि आकाश गंगा जो होती है, आकाश गंगा की जो तीसरी भुजा है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनते हैं। नेबुला हमने कल की क्लास में देख लिया था। तो जो आकाश गंगा है ये भी हम देख चुके हैं। आकाश गंगा की तीसरी भुजा, आकाश गंगा की तीसरी सबसे बाह्य भुजा जो है वो तीसरी भुजा है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टेलर नेबुला, स्टेलर नेबुला। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये है गैस क्लाउड। ठीक है, तो स्टेज पहली क्या हो गई, गैस क्लाउड बनता है, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनते हैं। तो ये हो गई हमारी स्टेज फर्स्ट। फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि बस बादल बने हैं, उसको हम बोलते हैं गैस क्लाउड, हाइड्रोजन के बादल हैं। अब क्या होगा, जब इन बादलों का आकार बड़ा होता चला जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इनके केंद्र की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ये गैसीय पिंड जो बादल हैं ये सिकुड़ने लगेंगे। ठीक है, तो बादलों का आकार, बादलों का आकार बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, बादलों का आकार बड़ा होता चला जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गैसीय पिंड जो है, जो गैस के बादल हैं, ये गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो जब ये गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है तो इसका जो केंद्र होता है उस पर दबाव बढ़ता है, तो इसका केंद्र सघन हो जाता है, इसका केंद्र सघन हो जाता है। ठीक है, बादल बने थे गैस के, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बने थे। फिर क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केंद्र की ओर खिंचाव बढ़ा, दबाव बढ़ा, तो केंद्र पे दाब बढ़ता चला गया। ये जो हमारा सेंटर था, केंद्र था, यहाँ पे दाब बढ़ता चला गया, केंद्र सघन होता चला गया। फिर पहली स्टेज थी हमारी गैस क्लाउड की, सिर्फ एक बादल बना था गैस क्लाउड। दूसरी स्टेज हमारी यहाँ पे आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं प्रोटो स्टार। ऐसा बादल जिसका केंद्र सघन होता है, बहुत बड़ा बादल। ठीक है, केंद्र पे दबाव पड़ रहा है, केंद्र सघन हो गया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोटो स्टार या इम्ब्रियो स्टार, इसी को बोलते हैं इम्ब्रियो स्टार। ये हमारी है स्टेज 2। तो पहले स्टेज में बादल बने हैं, फिर वो सिकुड़ने लगेंगे तो उसको बोलेंगे प्रोटो स्टार। फिर सिकुड़ने पर परमाणु में टक्कर होती है। ठीक है, जैसे एक बैलून है आपने फुलाया हुआ है, फिर उसको जब कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा, केंद्र की ओर बल लगेगा, फिर उसमें जो गैस के अणु हैं उसमें आपस में टक्कर होगी। तो सिकुड़ने पर क्या होता है, परमाणुओं में टक्कर होगी, परमाणुओं में परस्पर टक्कर। और ये प्रक्रिया, ये जो परमाणु में परस्पर टक्कर की और कंप्रेस करने की ये प्रक्रिया अरबों वर्षों तक चलती है। ये प्रक्रिया अरबों वर्षों तक चलती है। तब इससे क्या होगा, आंतरिक ताप बढ़ता चला जाएगा, केंद्र का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, फिर आंतरिक ताप बढ़ता चला जाएगा, आंतरिक ताप बढ़ता चला जाएगा। और इससे क्या होगा, केंद्र में जो तापमान होगा वो हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। केंद्र में तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा।
जब तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है तो इतने तापमान पे कौन सी रिएक्शन होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का अब केंद्र में, इसके बाहर नहीं, चूंकि सबसे ज़्यादा दबाव केंद्र में है, तो केंद्र में ही हजारों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है, तो केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा? हाइड्रोजन का किस में कन्वर्जन होगा? हीलियम में। और जब हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होगा तो बहुत प्रकाश और ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और इसी को हम बोलते हैं स्टार। जैसे हमारा तारा जो है, सूर्य जो है क्या है? वो एक स्टार ही है, तारा ही है, और सूर्य बहुत चमकदार है। सूर्य में क्या हो रहा है? सूर्य भी एक गैस का बादल है, उसके केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, उसके केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चल रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टेज थर्ड। ये हो गया स्टार का फॉर्मेशन, कैसे स्टार बनता है। अब एक स्टार बन गया, जैसे हमारा सूर्य है, इसकी आयु लगभग 10 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष से पूरा कर चुका है, और 5 बिलियन वर्ष से और चमकेगा। उसके बाद ये अब वृद्धावस्था की ओर जाएगा, उसके बाद ये मृत प्राय हो जाएगा। तो अब तारा स्टार हो गया, ठीक है, बन गया तारा। अब तारे की उम्र भी समाप्त होगी, तो अब वृद्धावस्था की ओर की बात करेंगे तो क्या होगा? वृद्धावस्था की ओर। तो इसमें क्या होगा? देखो, कोर जो है वहीं पे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कारण। तो एक समय ऐसा आएगा जब केंद्र की जितनी हाइड्रोजन है, सारी हाइड्रोजन का कन्वर्जन, परिवर्तन किस में? हीलियम में हो चुका होगा। तो कोर की संपूर्ण हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो चुका है। एक समय ऐसा आया है कि जब कोर की जो गैसीय पिंड था उसके सेंटर की हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो गया है। तो अब हीलियम, जब हाइड्रोजन ही नहीं बची है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बंद हो गई। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इसके केंद्र में तो बंद हो गई है, क्योंकि केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो गया है, लेकिन केंद्र के बाहर हाइड्रोजन अभी भी है, तो वहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चल रही है। इसीलिए आपको स्टार चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? जब केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बंद हो गई, तो ऊर्जा जो विकिरण है, ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाएगी। तीव्रता और प्रकाश दोनों घट जाएगा। अब जब तीव्रता ही सूर्य की समाप्त हो गई, प्रकाश समाप्त हो गया, तो कैसा होगा? लोहा को जलाते हैं, गलाते हैं किसी चीज़ को, तो वो चमकदार दिखाई पड़ता है। ठीक है, पीला हो गया, लाल हो गया। पीला होने के बाद जब वो उस जलाना बंद कर देते तो वो लाल हो जाता है। तो इसी प्रकार से सूर्य क्या होगा? अब लाल रंग, सूर्य को समझिए आप, ये तारा है, कोई भी तारा हो, जरूरी नहीं कि सूर्य के प्रकार के बहुत से असंख्य तारे हैं, और उसी में से किसी भी एक तारे को आप समझ लीजिए। तो तारा जो है वो, उसका जब केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो गया, तो केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया समाप्त हो गई, तो उसकी ऊर्जा की विकिरण और प्रकाश तीव्रता जो होगी उसकी घट जाएगी, तो ये लाल रंग का दिखाई देगा। ये लाल रंग का दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे सूर्य सुबह सुबह आप देखेंगे ना, तो जिस लाल रंग का दिखता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेड जिएंट या लाल दानों या रक्त दानों या सुपर रक्त दानों। ठीक है, देखिए, हमने देखा कैसे तारा बना, और तारा बनने के बाद वृद्धावस्था की ओर गया, और किस प्रकार से वो रेड जिएंट बन गया। तो एक हमने बनाया, गैस का बादल था, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के गैस का बादल, और इस गैस के बादल से हमने बनाया एक स्टार, चमकता हुआ तारा।
और इस स्टार से हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया एक रेड जिएंट, लाल तारा बना दिया हमने, ठीक है, रेड जिएंट। इससे हमने बना दिया एक रेड जिएंट रक्त दानव, ठीक है। अब रक्त दानव से आगे क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने मतलब एक रेड जिएंट हमने बना लिया है। ये हमारा क्या है, वो तारा है, स्टार है, जिसका हाइड्रोजन, केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो चुका है और केंद्र में नाभिकीय संलयन नवकीरा समाप्त हो चुकी है, बाह्य भाग में चल रही है। ये हो गया हमारा रक्त दानव, रक्त दानव या सुपर रक्त दानव या लाल दानव। अब क्या होगा, केंद्र में क्या है, हीलियम बचा है, केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो गया है, केंद्र में सिर्फ हीलियम बचा है, ठीक है। तो अब केंद्र के जो हीलियम है वो किस में कन्वर्जन होगा, उसका वो कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब जो केंद्र का हीलियम है, केंद्र का हीलियम, उसका परिवर्तन, केंद्र के हीलियम का परिवर्तन किस में होगा, कार्बन और अन्य ठोस पदार्थ, अन्य ठोस पदार्थ में, जैसे लोहा, ठीक है। तो जो ये रक्त दानव है, अब इसमें क्या होगा, केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त है, अब केंद्र में हीलियम बचा है। अब हीलियम का भी परिवर्तन अन्य ठोस पदार्थ कार्बन और लोहा में हो रहा है। अब केंद्र इसका लोहे का हो गया, ठोस हो गया है। तब फिर क्या होगा, इसमें जो बाह्य परत है वो गैसीय परत है, ठीक है, और जो आंतरिक परत है वो ठोस हो गया लोहा। तो बाह्य परत आंतरिक परत पे कोलैप्स कर जाएगी, तो तीव्र विस्फोट होगा। अब इसमें क्या होगा, तीव्र विस्फोट होगा। चूंकि आंतरिक परत की ठोस हो चुकी है, बाह्य परत इसकी जो है अभी गैसीय अवस्था में है, तो बाह्य परत आंतरिक परत पे कोलैप्स कर जाएगी और तीव्र विस्फोट होगा। और विस्फोट होने के बाद तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं को प्राप्त करेगा, ठीक है। विस्फोट हो गया, फिर विस्फोट के बाद तारा अपने, इसी तारे में विस्फोट हुआ है, तो तारा अपने आकार के अनुरूप, तारा अपने आकार के अनुरूप, जैसा उसका आकार होगा, सूर्य के बराबर होगा या सूर्य से बड़ा होगा या सूर्य से छोटा होगा, तो तारा अपने आकार के, अनुसार नहीं, आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं को प्राप्त होगा, मृत्यु की 3 दशाओं को प्राप्त होगा, ठीक है। तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं को प्राप्त होगा। 3 दशाओं को मतलब 3 दशाओं में से किसी एक दशा को, ठीक है, तीनों दशाओं को तो प्राप्त नहीं होगा। कुल मिला के कह रहे हैं कि जो तारा है जो कोलैप्स हो गया है, तो जो बचा अवशेष है वो 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन में जाएगा। अब देखो, जो विस्फोट के बाद अवशेष बचा है, विस्फोट के बाद बचा अवशेष, विस्फोट के बाद बचा अवशेष तारा, अवशेष तारे का द्रव्यमान यदि, ठीक है, यदि अवशेष तारे का द्रव्यमान सोलर मास के, जो हमारा सौरिक द्रव्यमान है, उसके 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा, ठीक है। अवशेष तारे का जो द्रव्यमान है वो 1.44 सोलर मास, सोलर मास मतलब हमारा जो सूर्य है इसके द्रव्यमान के 1.44 गुने के सीमा के अंदर होगा, सोलर मास की सीमा के अंदर। तो ये तारा क्या बनेगा, ये बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, और फिर ये बनेगा ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है। तारा जब विस्फोट हो गया था तो बाह्य परत तो गैस की थी, वो अलग हो गई। जो ठोस बचा तारा, जो अवशेष बचा है, वो अवशेष 3 प्रकार से 3 चीज़ें बनेगा। या तो वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा यदि उस अवशेष का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने के अंदर है, तब तो वो बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। यदि तारे का द्रव्यमान, दूसरी कंडीशन है,
यदि तारे, कौन से तारे, अवशेष तारे का द्रव्यमान, अवशेष तारे का द्रव्यमान 1.44 से लेकर 3 सोलर मास, 3 सोलर मास के मध्य है। ठीक है, कह रहे हैं यदि तारे का द्रव्यमान 1.44 से 3 सोलर मास के मध्य है तो ये क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, पल्सर बोलते हैं। और ये रेडियो वेव्स विसर्जित करता है। न्यूट्रॉन तारा जो होता है वो रेडियो वेव्स विसर्जित करता है और अपने एक्सेस पे 1 सेकंड में 30 बार घूमता है। तीसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, ये हो गई पहली कंडीशन, ये हो गई दूसरी कंडीशन, यहाँ लिख देते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि तारे का द्रव्यमान, यदि अवशेष तारे का द्रव्यमान, यदि अवशेष तारे का द्रव्यमान, अवशेष तारे का द्रव्यमान कितना है, 3 सोलर मास सौरिक द्रव्यमान, 3 सौरिक द्रव्यमान, 3 सोलर मास, सोलर द्रव्यमान लिख दिया, ठीक है, से अधिक हो तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा ब्लैक होल, ब्लैक होल बनेगा। और इसका गुरुत्वीय शक्ति इतनी अधिक होती है कि ये प्रकाश को भी अपने पास से जाने नहीं देता। अगर कोई लाइट है, कोई प्रकाश है, वो ब्लैक होल के पास से गुजर रहा है तो वो उस लाइट को खींच लेगा और अपने में समाहित कर लेगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा। चूँकि प्रकाश ये बाहर जाने नहीं देता है इसीलिए ये दिखता नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3 कंडीशन थी। जो हमारा अवशेष बचा था, अवशेष तारा, उसकी 3 कंडीशन थी। पहला थी 1.44 सोलर मास से कम, दूसरा था 1.44 से 3 सोलर मास के मध्य, तीसरी कंडीशन थी हमारी कि 3 सोलर मास से अधिक, मास से अधिक। तो इसमें क्या बना था, वाइट ड्वार्फ, इसमें क्या बना था, न्यूट्रॉन स्टार, इसमें क्या बना था, ब्लैक होल। वाइट ड्वार्फ के बाद ये ब्लैक ड्वार्फ। चलिए अब तीनों को देख लेते हैं। देखिए ये है कौन सा, रेड जिएंट जो कोलैप्स हो गया है। ठीक है, ये रेड जिएंट था जो कोलैप्स हो गया है। ये देखिए रेड जिएंट है। ठीक है, ये आपका रक्त दानव है और ये इस प्रकार का दिखता है। सूर्य हमारा 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष के बाद जो हमारा सूर्य है वो भी इसी तरह का दिखेगा। ये क्या है, ये हमारा है वाइट ड्वार्फ। ठीक है, वाइट ड्वार्फ, इसको बोलते हैं श्वेत वामन। ये देखो क्या है, ये है ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, ये है ब्लैक ड्वार्फ हमारा, कृष्ण वामन। तो ये जो श्वेत वामन है यही धीरे धीरे जब ठंडा हो जाता है समय के साथ, ये जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक ड्वार्फ में। ये देखिए न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार है। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा, ये देखो अपने एक्सेस पे मूव कर रहा है ना, तो ये अपनी एक्सेस पे घूर्णन किया करता है। ये 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करता है और ये रेडियो वेव्स को विसर्जित करता है, रेडियो वेव्स को विसर्जित करता है, ये रेडियो तरंगे। ये हो गया ब्लैक होल। हमने कहा था ना पिछली क्लास में भी कि ब्लैक होल दिखता नहीं है लेकिन समझाने के लिए बनाया गया। तो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये ब्लैक होल है। ठीक है, और ये देखिए ये इसके पास से जो भी ग्रह निकल गुजर रहा है, ये तारा है, ये सब खींच रहा है अपनी तरफ, सब खींच रहा है। तो ये है ब्लैक होल। ठीक है,
अब देखिए ये 1.44 की जो सीमा है ये क्या चीज़ है। देखो एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, अब भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, ये भारतीय मूल के थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने ही ये बताया था कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान, इन्होंने 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वो सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे, मतलब ये जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन और उसके अवशेष से अधिक के तारे ब्लैक ड्वार्फ बनते हैं ठीक है। अब देखो अब एक चीज़ होती है रेड शिफ्ट। ये रेड शिफ्ट क्या है, तो हमारा जो ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, कैसे जानेंगे आप कि अभी भी हमारा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो रेड शिफ्ट एंड डॉपलर इफेक्ट। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, ये कोई प्रेक्षक है, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रखा है, कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, प्रकाश का स्रोत है। अब ये जो है आप दोनों के प्रेक्षक और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी है। देखो अब इसमें दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, ये प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है, ये प्रेक्षक है और ये है प्रकाश स्रोत। इन दोनों बीच की जो दूरी है, ये दोनों के बीच की दूरी, दो कंडीशन होती हैं, एक इनके बीच की दूरी घट रही है, ठीक है, और एक है इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, मतलब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक, जो एक प्रकाश स्रोत है और दूसरा देखने वाला व्यक्ति है, तो दोनों के बीच की दूरी घट रही होगी या तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, ठीक है, दो कंडीशन है। तो देखो अगर दोनों के बीच की दूरी घट रही है तब क्या होगा, घट रही का मतलब ये होगा कि दोनों करीब आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों करीब आ रहे हैं, दोनों करीब आ रहे हैं। बीच की दूरी अगर बढ़ रही है तो दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं। प्रेक्षक को प्रकाश, इस कंडीशन में क्या होगा, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच की दूरी घट रही होगी तब क्या होगा, जो प्रेक्षक होगा इसको प्रकाश किस रंग का दिखाई पड़ेगा, मतलब जब प्रेक्षक और प्रकाश का जो स्रोत है दोनों करीब आ रहे होंगे तो प्रेक्षक को, देखने वाले व्यक्ति को प्रकाश नीले रंग का शिफ्ट होता दिखाई देगा। किस तरह का, नीले रंग का, ठीक है। दूसरा, यदि प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी बढ़ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो प्रेक्षक को प्रकाश लाल रंग का दिखाई देगा। ठीक है, लाल रंग का दिखाई देने को क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी बढ़ रही है। जैसे अब मैं पृथ्वी पर हूँ, मैं कोई तारा देख रहा हूँ, अगर वो तारा हमको अधिक चमकीला दिखाई पड़ रहा है, मतलब नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है, मतलब वो मेरे करीब आ रहा है। अगर वो तारा लाल रंग की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हमसे दूर जा रहा है। अब देखो सभी जितनी भी आकाश गंगाओं का मापन किया गया है सब में रेड शिफ्ट पाया गया है। ठीक है, ये पढ़ने का मतलब ये है कि जितनी भी आकाश गंगाओं का आज तक मापन किया गया है सब में क्या पाया गया है,
यही रेड शिफ्ट पाया गया। इसका मतलब क्या है कि आकाश गंगाएं दूर जा रही, तभी तो रेड शिफ्ट पाया गया। और अगर सभी आकाश गंगाएं दूर ही जा रही हैं तो इसका मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो ये था, ये बताने के लिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब देखिए, हमने तारा देख लिया, तारे का जन्म देख लिया, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, वाइट डॉर्फ, ब्लैक डॉर्फ सब देख लिया। अब आते हैं एक तारे पे, हमारे तारे, सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत। सौर मंडल, पृथ्वी, क्योंकि सौर मंडल में ही हमारी पृथ्वी है ना, तो सौर मंडल कहिए या पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तो सौर मंडल की भी उत्पत्ति हुई है, ऐसे नहीं आ गया, क्योंकि सौर मंडल में ही पृथ्वी है। पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं? ठीक है, ये वह फैक्ट पूछा जाता है इनसे। देखिए, एक है आपका एक तारक परिकल्पना। एक तारक परिकल्पना का मतलब क्या होता है? मतलब ये लोग कह रहे हैं कि एक ही तारे से हमारे पूरे सौर मंडल और पृथ्वी का जन्म हुआ। मतलब एक बड़ा तारा था, उसी के टूटने से पूरा सौर मंडल बना है, सारे ग्रह बने। मोनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं, मोनिस्टिक थ्योरी। और इसको किसने दिया है? तो वायु राशि, इसके अंदर है वायु राशि परिकल्पना। वायु राशि परिकल्पना, और इस परिकल्पना को किसने दिया है? तो कांट ने दिया है। दूसरी है निहारिका परिकल्पना। ठीक है, निहारिका तो हमने पढ़ा है, गैस और धूल करके बादल क्या है? निहारिका कहलाते हैं। मतलब एक निहारिका है, उसी से सारे ग्रह तारे बने हैं। तो इसको निहारिका परिकल्पना किसने दिया है? तो लाप्लास ने। बस ये मैच करने के लिए एग्जाम में आता है, लाप्लास, लाप्लास नहीं, लाप्लास। दूसरा है द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है, मतलब जो हमारी पृथ्वी और सौरमंडल बना है, दो तारों की मतलब दो तारे थे, दो तारों से ये सब बना है। द्वैतारक परिकल्पना, डुअलिस्टिक थ्योरी। इसमें क्या है? इसमें कई सारी परिकल्पनाएं हैं इसके अंतर्गत। मतलब जिन्होंने, कई सारे लोग हैं जिन्होंने माना है कि दो तारों से सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, इसको किसने दिया है? तो चैम्बरलिन ने, चैम्बरलिन। ज्वारीय परिकल्पना, ये भी कहती है कि दो तारों से सब उत्पत्ति हुई है। जेम्स जीज एंड जेफरीज, जेम्स जीज एवं जेफरीज। तीसरा है युग्म तारा परिकल्पना, युग्म तारा परिकल्पना, इसको किसने दिया है? तो एस.एन. रसेल ने। चौथा है विखंडन परिकल्पना, इसको किसने दिया है? तो रॉसगन ने दिया है। तीसरा सिद्धांत है गैस व धूल के बादल आधारित परिकल्पना, गैस व धूल के बादल आधारित परिकल्पना। ये लोग कहते हैं कि गैस व धूल के बादल थे और उन्हीं से सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसमें भी है एक अंतर तारक धुरी परिकल्पना, इसको दिया ऑटो स्मिथ ने। और एक और है महाविस्फोट, सर्वमान्य परिकल्पना, महाविस्फोट, जॉर्ज लेमेंतेयर। ठीक है, अब एक चीज़ होती है सौर वर्ष क्या है, कॉस्मिक ईयर क्या है? सौर वर्ष को बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। तो देखिए, हमने कहा था कि हमारा जो सूर्य है वो हमारी गैलेक्सी, जो आकाश गंगा है हमारी, जिसमें हम लोग हैं, जिसमें सौर मंडल है, तो हमारा सूर्य मंदाकिनी जो हमारी गैलेक्सी है उसका चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लेता है। तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं कॉस्मिक ईयर या सौर वर्ष। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। तो हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इसके सबसे करीब का तारा कौन सा है? सूर्य। और दूसरा पूछा जाए कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब सूर्य की संरचना देख लेते हैं। ठीक है, सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सन।
सूर्य की परिकल्पना में दो चीज़ें हैं। पहला तो है हम सूर्य के केंद्र से स्टार्ट करते हैं, तो कोर से लेकर कहाँ तक, कोर से सतह तक, यानी कि एक तो हम देखेंगे संरचना सूर्य के बिल्कुल केंद्र से बीचों बीच से लेकर उसकी सतह तक, इसको बोलते हैं सोलर इंटीरियर। दूसरा है सतह से बाह्य अंतरिक्ष की ओर, सतह से बाह्य अंतरिक्ष की ओर, बाह्य अंतरिक्ष की ओर, ठीक है, सोलर एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं सोलर एटमॉस्फेयर। अब देखो, कोर से लेकर और सूर्य की सतह तक फिर तीन संरचनाएं होती हैं। एक होता है इसका कोर, कोर से जब ऊपर आएंगे तो विकिरण मेखला होती है, एक विकिरण मेखला, इसको क्या बोलेंगे, रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन। और तीसरी जो लेयर होती है जो सतह के सबसे करीब होती है उसे बोलते हैं संवहनीय मेखला, संवहनीय मेखला, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन। अब सतह से मतलब सूर्य की जो स्ट्रक्चर है सन का, जो उसमें केंद्र से सतह तक तीन पार्ट है। एक कोर हो गया बिल्कुल केंद्र, फिर उसके ऊपर आएंगे तो विकिरण मेखला रेडिएटिव जोन, फिर उसके ऊपर आएंगे तो संवहनी मेखला कन्वेक्शन जोन। अब हम सूर्य की सतह पे आ चुके हैं। अब सतह से बाह्य अंतरिक्ष की ओर भी उसके तीन लेयर हैं। पहला कौन सा है, तो पहले लेयर को हम बोलते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, ठीक है, फोटोस्फीयर इसे बोलते हैं। तो सूर्य की सतह के जो ऊपर वाला पार्ट है, सतह से ऊपर बाह्य अंतरिक्ष की ओर, उसे फोटोस्फीयर बोलते हैं। और फोटोस्फीयर के ऊपर जो पार्ट है उसे वर्णमंडल बोलते हैं, वर्णमंडल, ठीक है, क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। और जो सबसे बाहरी भाग है अंतरिक्ष की ओर उसे बोलते हैं कोरोना, ठीक है, कोरोना। इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी में होती हैं कौन सी, फ्रॉनहोफर रेखाएं, फोटोस्फीयर में फ्रॉनहोफर रेखाएं और सन स्पॉट्स, सौर कलंक फोटोस्फीयर में दिखते हैं, सौर कलंक, ठीक है। क्रोमोस्फीयर ये प्रकाश मंडल से ऊपर 2000 से 3000 किलोमीटर मोटा पार्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल गर्म गैस से निर्मित है, गर्म गैस से निर्मित, गर्म गैस से निर्मित है। तीव्र गहनता का प्रकाश, यहाँ से बहुत ही तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर, सौर ज्वाला इस पार्ट से निकलती है, सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर, ठीक है, यहाँ से निकलता है सोलर फ्लेयर। अब है एक पार्ट कोरोना, ठीक है, तीसरा। तो देखिए तीसरा पार्ट हमारा है कोरोना। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है ये, तो ये है सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण, वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण, अंतरिक्ष की ओर की बात हो रही है। फिर मतलब बाह्य अंतरिक्ष की ओर आयन और इलेक्ट्रॉन की पवनों में परिवर्तित हो जाता है। ये जो सबसे कोरोना वाला पार्ट है ये बाहर की ओर मतलब अंतरिक्ष की ओर क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन और आयन की पवनों में परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी पे आता है इलेक्ट्रॉन और आयन की पवनों में,
परिवर्तित हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? सोलर विंड। तो सोलर विंड क्या है? तो सूर्य का वो भाग, वो बाह्य भाग जो सबसे बाहर अंतरिक्ष की ओर होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन और आयन की हवाएं होती, पवनें होती हैं, ठीक है। ये जो सोलर विंड है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोलर विंड बोलते हैं इसे। सौर पवन, सौर पवन, ठीक है। यही जब पृथ्वी पर ये जो होता है सोलर विंड, ये जब पृथ्वी में इंटर करती हैं, हमारे पृथ्वी में इंटर करती हैं, तो क्या होता है? अरोरा दिखाई पड़ता है, उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव ज्योति, ठीक है। तो अरोरा क्या है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर जो चमकदार प्रकाश दिखाई पड़ता है उसे हम बोलते हैं अरोरा, ठीक है। चलिए, अब क्लास तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आज की क्लास में इतना ही। और कल की क्लास में हम देखेंगे सन स्पॉट क्या है, सौर कलंक क्या है, ठीक है। बाकी इससे आगे कि ग्रह क्या है, सिजगी क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, 2 क्लासेस मेरी ज्योग्राफी की हो चुकी हैं, ठीक है। और हम कवर कर रहे हैं इस समय यूनिवर्स। और यूनिवर्स में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है वो हमने देख लिया है। रेड जिएंट क्या होता है वो हमने देख लिया है। वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ये सारी चीज़ें हमने अपनी 2 क्लासेस में कवर कर लिया है। अब आज की क्लास ये यूनिवर्स की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम पृथ्वी पर आएंगे, ठीक है। और पृथ्वी पर हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए, अभी तक हमने देखा है तो सौर मंडल बचा हुआ है। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, बिल्कुल शुरू से। और उसके बाद ब्रह्मांड आया, ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सीज हैं, उसमें हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है। फिर मंदाकिनी गैलेक्सी हमारी जो है उसके अंदर हमारा सौर मंडल है। तो अभी पढ़ेंगे हम सौर मंडल। फिर सौर मंडल में ही हमारी पृथ्वी है। फिर हम आएंगे पृथ्वी पर, तब हम पृथ्वी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की ये यूनिवर्स की लास्ट क्लास होगी, ठीक है। देखिए, हमने देख लिया है ये क्या है, तो ये है नेबुला, ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल जो हैं उसको हम नेबुला बोलते हैं। ये गैलेक्सी है हमारी, ठीक है। ये गैलेक्सी के आकार है, ठीक है। गैलेक्सी इस तरह से मूव करती है और इसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। ये भी एक गैलेक्सी है। चित्र से आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। और ये जगह जगह पे वाइट कलर के ये चमकते हुए बिंदु दिख रहे हैं ना, ये स्टार हैं, तारे हैं। जैसे हमारा सूर्य है ना, सूर्य की तरह ही ये विभिन्न प्रकार के तारे हैं। तो एक गैलेक्सी में खरबों तारे होते हैं। ये रेड जिएंट है हमारा, ठीक है। रक्तदानव बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। रक्तदानव कैसे बनता है, कोई तारा होता है, हम देख चुके हैं कि तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका विकास कैसे होता है। फिर तारा मृत्यु की दशा को कैसे प्राप्त करता है, और मृत्यु की दशा को प्राप्त करने के क्रम में वो पहले रेड जिएंट बनता है, फिर वाइट ड्वार्फ बनता है, वाइट ड्वार्फ बनता है, श्वेत वामन, ठीक है, वाइट ड्वार्फ हो गया। और फिर उसके बाद ये ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, सॉरी, फिर ये ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। फिर ये देखिए न्यूट्रॉन स्टार है, ये न्यूट्रॉन स्टार। ये सब हम चीज़ें कवर कर चुके हैं। ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल दिखता नहीं है लेकिन ये यहाँ समझाने के लिए दिखाया गया है। ब्लैक होल है ये, ठीक है। ये एक गैलेक्सी है और गैलेक्सी के बिल्कुल केंद्र में क्या है, ब्लैक होल है। आज की क्लास और हम ये भी कवर कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द सन, सूर्य का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो सूर्य के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, केंद्र से लेकर सतह तक उसकी 3 लेयर होती हैं और सतह से बाह्य अंतरिक्ष की ओर भी उसकी 3 लेयर होती हैं। तो सबसे पहले है कोर, कोर के ऊपर केंद्र में है कोर, कोर के ऊपर जो लेयर है वो है रेडिएटिव जोन, और रेडिएटिव जोन के सबसे ऊपर जो सतह की लेयर है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। फिर सतह की लेयर के ऊपर क्या है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, सबसे बाहरी परत, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। सोलर फ्लेयर होती हैं, ये कोरोना का पार्ट है,
हमने सन स्पॉट भी देखा है, ठीक है। ये देखिए, ये है सन स्पॉट, ठीक है। डार्कर पार्ट जो है इसको हम अम्ब्रा बोलते हैं, जो इसके चारों ओर लाइटर हल्का डार्क पार्ट है उसको हम पेनम्ब्रा बोलते हैं। तो सन स्पॉट भी हम देख चुके हैं, ठीक है, कैसे होता है ये भी हम कवर कर चुके हैं। सोलर सिस्टम अभी जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द सन हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जो सोलर फ्लेयर होती हैं, ठीक है, ये सौर ज्वाला जो हैं, ये जब बाह्य अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं तो इन्हें हम सोलर विंड कहते हैं, ठीक है। और ये सोलर विंड क्या होती हैं, पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, सूर्य से निकलती हैं सोलर विंड और पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। और पूरे अंतरिक्ष में फैलने के क्रम में जब ये पृथ्वी के समीप से गुजरती हैं तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन सोलर विंड को क्या करता है, बाईपास कर देता है, पृथ्वी के सतह तक नहीं आने देता, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करने देता। लेकिन जो हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा जो साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल पर ये जो सोलर विंड होती हैं वो टकराती हैं वायुमंडल के कणों पे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के तरफ ये झुक जाती हैं सोलर विंड। तो वहाँ पर जब वायुमंडल में ये प्रवेश करती हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समीप में, तो वायुमंडल की क्रिया के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सोलर विंड में, ठीक है, आयन्स होते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। तो ये वहाँ के हाइड्रोजन के साथ साउथ और नॉर्थ पोल के वायुमंडल में हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स क्रिया करते हैं तो चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, अरोरा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं अरोरा। तो जो दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश उत्पन्न होती है, चमकीला प्रकाश, तो उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव ज्योति या अरोरा ऑस्ट्रालिस। और उत्तरी ध्रुव पर जो ये चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव ज्योति या अरोरा बोरियोलिस, ठीक है। अब हम आज के वीडियो में देख रहे हैं सिजगी की कंडीशन, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको बता दिया हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सिजगी क्या होता है, सिजगी देखिए, सिजगी में क्या है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाएं तो उसे हम बोलते हैं सिजगी। तीनों सीधी रेखा में हो तो उसे सिजगी बोलते हैं। और तीनों का कहने का आशय क्या है, तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। अब ये तीनों सीधी रेखा में आने के लिए दो कंडीशन है। चूँकि सूर्य हमारा जो है वो, ये सूर्य हमारा स्थिर है, एक जगह है, ठीक है। और ये पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। ये पृथ्वी ये सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। और चंद्रमा यहाँ पर है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो तीन कंडीशन होंगी। एक कंडीशन होगी चूँकि सूर्य तो एक किनारे है, ठीक है। एक कंडीशन होगी जब पृथ्वी बीच में होगी, सूर्य और चंद्रमा किनारे किनारे होंगे। और दूसरी कंडीशन होगी जब चंद्रमा बीच में होगा, सूर्य और पृथ्वी किनारे किनारे होंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन में ये तीनों सीधी रेखा में आएंगे। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन को हम बोलते हैं युति, ठीक है। दूसरी कंडीशन को हम बोलते हैं वियुति। युति को हम बोलते हैं कंजक्शन और वियुति को हम बोलते हैं अपोजिशन। युति में क्या होता है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य, और ये हमारा मून है, ठीक है। और ये है हमारी पृथ्वी, अर्थ। देखो यहाँ पे दिखने में आपको लग रहा है कि पृथ्वी सूर्य से बड़ी है, ऐसा नहीं है, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ठीक है। चलो सूर्य को ही बड़ा बना देते हैं, ये हमारा सूर्य है। तो युति कंजक्शन में क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक तीनों सीधी रेखा में, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो चंद्रमा है, मून है, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के जब बीच में आ जाता है तो पृथ्वी पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को, ये कंडीशन कब होगी, इसको हम बोलते हैं न्यू मून। न्यू मून, न्यू मून का मतलब अमावस्या। और न्यू मून के दिन अमावस्या में ही सूर्य ग्रहण पड़ता है। क्या, सूर्य ग्रहण,
सोलर इक्लिप्स। तो एक कंडीशन है तीनों सीधी रेखा में जब सूर्य बीच में है तो पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण, सूर्य पर ग्रहण लग गया मतलब सूर्य नहीं दिख रहा है। सूर्य क्यों नहीं दिख रहा है, कैसे ग्रहण लगा, तो भैया हम पृथ्वी पर रहते हैं लेकिन बीच में चंद्रमा आ गया, बीच में चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा ने इसके प्रकाश को रोक लिया, तो ये प्रकाश पृथ्वी पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो जब पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाए तो हम बोलते हैं सूर्य नहीं दिख रहा है, सूर्य पे ग्रहण लग गया। ये होता है न्यू मून डे के दिन, अमावस्या के दिन, और सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, वियुति में क्या होता है, ये हमारा है सूर्य, ठीक है, सूर्य और कलर ले लेते हैं। देखो इसमें बीच में अर्थ आ जाएगा, हमारा पृथ्वी आ जाएगी, और किनारे क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। तो अब देखो इसमें मून पे क्या नहीं जा रहा है, प्रकाश नहीं जा रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अर्थ रोक ले रही है, पृथ्वी रोक ले रही है। तो ये कंडीशन कब होगी, पूर्णमासी को, पूर्णमासी को फुल मून इसे बोलते हैं, फुल मून। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, फुल मून के दिन, पूर्णमासी। और इस कंडीशन में क्या पड़ेगा, बोलते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णमासी के दिन होता है। ठीक है, तो लूनर इक्लिप्स बोलते हैं इसको, सोलर इक्लिप्स, इसको लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण होता है। अब देखो एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। तो जब हम अमावस्या से पूर्णमासी की ओर बढ़ते हैं, मतलब अमावस्या था, न्यू मून था, अमावस्या अंधेरी रात, पूर्णमासी फुल मून, तो जब हम अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते हैं चांद का आकार बड़ा होता जाता है, इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का मतलब क्या है, जब हम अमावस्या से पूर्णमासी की ओर बढ़ते हैं, चांद यहाँ नहीं दिख रहा था, अमावस्या था, अंधेरा था, और धीरे धीरे छोटा छोटा दिखता दिखता फुल हो जाएगा, तो चांद का आकार बढ़ेगा, शुक्ल पक्ष। चांद का आकार घट रहा है तो ये हो जाएगा हमारा कृष्ण पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष जब पूर्णमासी से अमावस्या की ओर जाएंगे चांद का आकार घटेगा। अब सूर्य ग्रहण देखते हैं। देखिए सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, सूर्य ग्रहण है 3 प्रकार का। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण। दूसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण। और तीसरा है वलयाकार, वलयाकार सूर्य ग्रहण। अब देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप रहते हुए बीच में आ जाए। ये है हमारा सूर्य है, ठीक है, सन है, ये हमारा अर्थ है, और सन और अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रही है ऐसे पाथ में, मून जो है इसका भी चक्कर लगा रहा है ऐसे पाथ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है मून तो बहुत दूर है, मून यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब मून यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक सीधी रेखा में सिजगी की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप रहते हो, अभी देखिए चंद्रमा कहाँ है, सूर्य के समीप है। इस ए वाली कंडीशन में आप देखेंगे तो जो मून है वो पृथ्वी से दूर है, पैराबोलिक पाथ है ये, तो दीर्घ वृत्ताकार पाथ है, इसमें सूर्य चंद्रमा जो है सूर्य के समीप है। और ये कंडीशन जब यही पृथ्वी घूमकर यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ जब पृथ्वी पहुँचेगी तो इसका पाथ यही वाला रहेगा। तो जब मून यहाँ पर आएगा, बी वाली कंडीशन पे जब मून आएगा तो क्या होगा, तो मून सूर्य की तुलना में पृथ्वी के समीप होगा। ठीक है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप रहते हुए बीच में आ जाए, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप रहते हुए बीच में आ जाए, समीप रहते हुए बीच में आ जाए, जब बीच में आएगी तभी सूर्य ग्रहण लगेगा, आ जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारी अर्थ थी। ठीक है, अब इसी अर्थ के ऊपर हमारे मून ने क्या किया, कब्जा कर लिया। चूंकि पृथ्वी के समीप है तो बहुत एरिया में सूर्य नहीं दिखेगा, पूरी पृथ्वी पर सूर्य नहीं दिखेगा। मून ने क्या किया, पृथ्वी को ढक लिया, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, अब देखिए आंशिक सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई दे, तो ये हो गया हमारा मून और ये हो गया हमारा सूर्य, सन हो गया।
ठीक है। तो सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से ऐसे दिखाई देता है तो उसको आंशिक बोलेंगे। वलयाकार का मतलब क्या होता है, इसके उल्टी कंडीशन, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की कंडीशन बिल्कुल उल्टी होगी, ठीक है। क्या होगा, ये हो गया हमारा मून और ये सूर्य चारों ओर इसके दिख रहा है, ये हो गया हमारा सन का एरिया। तो चारों ओर जब सूर्य दिख रहा है, ठीक है, वलयाकार बोलते हैं, यानी कि जब चंद्रमा सूर्य के समीप रहते हुए मध्य में आता है, ठीक है। ये है हमारा सन, ये हमारा सन है, ठीक है। ये पृथ्वी मूव कर रही है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये मूव कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है चारों तरफ। फिर यहाँ पे एक सन बना देते हैं और ये अर्थ है, ये मूव कर रही है चारों तरफ, ठीक है। अब देखिए, एक ये है हमारा क्या, ये है मून हमारा, ये है मून। अब देखिए यहाँ पर भी मून हो सकता है, यहाँ पर भी मून हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, चूंकि ये ऐसा पाथ है ये पैराबोलिक पाथ में क्या होगा, ये सूर्य के करीब होगा। यही कंडीशन जो पृथ्वी घूम के यहाँ पर आएगी तो ये पाथ ऐसा होगा, तो ये जब मून यहाँ आएगा तो ये पृथ्वी के करीब होगा, ठीक है। यही दो कंडीशन है, जब पृथ्वी के करीब होगा चंद्रमा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य के करीब होगा इस कंडीशन में तो वलयाकार बनेगा, वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। अब देखिए टाइड क्या होते हैं, ज्वार क्या है, ज्वार क्या है, टाइड, ज्वार चित्र से भी समझ लेते हैं। देखिए ये कंडीशन थी हमारी, ये इधर पर सूर्य है, ठीक है, ये सनलाइट आ रही है इधर। तो देखिए दो ही कंडीशन है, ठीक है। जब पृथ्वी अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है, अपोजी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो भी ये क्या होगा, एक कंडीशन ये हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन ये हो गई, यहाँ पे सन है, ठीक है, तो जब सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है पेरिजी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए टाइड देख लीजिए, क्या होता है टाइड, सागरीय जल का तट की ओर आना। अब देखो ये है आपका सागरीय जल, ठीक है। अब ये सागरीय जल देखिए, ये है हमारा तट, तो ये सागरीय जल अभी देखिएगा, ये देखिए तट की ओर आ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं टाइड। अब वापस जाने को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाटा, ज्वार और भाटा, ठीक है। तो टाइड क्या है, सागरीय जल का तट की ओर बढ़ना, तट की ओर बढ़ना, किसका, सागरीय जल का तट की ओर बढ़ना। इसको बोलते हैं टाइड। और इसका कारण क्या है भाई, जल जो है तट की ओर क्यों आता है, कारण भी तो होगा, तो इसका कारण है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से क्या होता है, टाइड आता है। अब टाइड के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं, ठीक है। पहला है दीर्घ ज्वर, ज्वर नहीं ज्वार, ज्वर मीन्स फीवर होता है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार मतलब स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड, लघु ज्वार नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड, दीर्घ ज्वार कब आए, दीर्घ ज्वार का मतलब जब पानी की एक अधिक मात्रा तट की ओर बढ़ती है, मतलब कि तट की ओर ज़्यादा खिंचाव लग रहा है, तभी तो पानी की बड़ी विशाल मात्रा आ रही है। और जब पानी की हल्की मात्रा आएगी तो मतलब खिंचाव कम लग रहा, आकर्षण बल कम लग रहा है। ज़्यादा आकर्षण बल कब लगेगा, पृथ्वी की बात हो रही है भाई, अर्थ पे हमारे पानी है, ये पृथ्वी की समुद्र वाला जो पृथ्वी का पानी है वही तट की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब पृथ्वी पर ज़्यादा खिंचाव तब लगेगा जब सूर्य और चंद्रमा एक साइड में हो, ठीक है। तो हमने अभी देखा कंडीशन, दो कंडीशन है, एक है न्यू मून की, न्यू मून में क्या था, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है, ठीक है। सन अर्थ और मून जब एक सीधी रेखा में होंगे तो क्या होगा, न्यू मून डे, ठीक है। मतलब पृथ्वी दोनों का खिंचाव,
पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो ज़्यादा विशाल मात्रा में पानी की राशि खींची चली आ रही है। ठीक है, दूसरा फुल मून में भी यही कंडीशन है। फुल मून में भी क्या है, तीनों सीधी रेखा में है। तो न्यू मून और फुल मून इन दोनों कंडीशन में स्प्रिंग टाइड आएगा, दोनों दिन स्प्रिंग टाइड आएगा। ठीक है, अमावस्या को और चांदनी रात को फुल मून, पूर्णमासी को, अमावस्या और पूर्णमासी को क्या बोलेंगे, तो स्प्रिंग टाइड इन्हीं दोनों दिन आता है। लघु ज्वार कब आएगा, जब पानी की एक छोटी सी राशि तट की ओर बढ़ती है, विशाल राशि नहीं। तो ये कंडीशन कब होगी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री पर हो। तो ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये हो गया मून। तो ये भी थोड़ा, सूर्य भी थोड़ा खिंचाव करेगा अपनी तरफ और मून अपनी तरफ खींचेगा, तो बैलेंस हो जाएगा। तो एक जो सागरीय जल है उसकी छोटी सी मात्रा, बहुत विशाल नहीं, वो तट की ओर आएगी। तो इसको बोलते हैं लघु ज्वार। कृष्ण शुक्ल की सप्तमी और अष्टमी में लघु ज्वार आता है। ठीक है, अब एक कंडीशन क्या होती है देखिए, अब एक चीज़ देख लेते हैं, सुपर मून टाइड हो गया। सुपर मून, सुपर मून किसे कहते हैं, देखो जब किसी पूर्णिमा को, ठीक है, पूर्णिमा को चंद्रमा अपने इलिप्टिकल पाथ में पृथ्वी के समीप होता है, तो उस समय चंद्रमा सामान्य पूर्णिमाओं की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, इसी को सुपर मून। मतलब देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है। मून हमारे अर्थ के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ये जो एरिया है, एक ए एरिया है, एक ए इस मतलब स्थान है, एक बी स्थान है। ए स्थान पे क्या होगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम होगी, इसके बीच की दूरी कम होगी, और बी स्थान पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिक होगी। तो जब कहते हैं, जब मून ऐसी स्थिति पे हो जो पृथ्वी से सबसे समीप हो और उस समय पूर्णिमा भी हो, मतलब पूरा चांद दिखाई पड़े, तो चांद सामान्य आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है, इसी को बोलते हैं सुपर मून। ठीक है, तो जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपने इलिप्टिकल पाथ में पृथ्वी के समीपस्थ होता है और उस समय चंद्रमा सामान्य पूर्णिमाओं की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, इसी को हम सुपर मून कहते हैं। ये कंडीशन कब की है, पूर्णिमा की है, आधे चांद की नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल, देखिए सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सौर मंडल में सबसे पहले क्या क्या शामिल है, तो देखो सौर मंडल में क्या शामिल है, पहली बात तो ग्रह शामिल हैं, सौर मंडल का ही भाग है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग है या कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ग्रह सौर मंडल का भाग है, उपग्रह सैटेलाइट ये भी सौर मंडल का भाग है। ठीक है, उल्काएँ ये भी सौर मंडल का ही भाग है, मेटेयर्स बोलते हैं। और क्षुद्र ग्रह ये भी सौर मंडल का भाग है, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। पुच्छल तारे, अभी ये सब पढ़ लेंगे आज। पुच्छल तारे ये भी सौर मंडल का भाग होते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, इन सभी को मिलने से हम सौर मंडल, मतलब सभी के मिलने से सौर मंडल का निर्माण होता है। अब देखिए, एक हमारा सौर मंडल में तारा है जिसको हम बोलते हैं सूर्य। ठीक है, तो ये है हमारा सन, सबसे बड़ा है, चमकदार, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो रहा है। बाकी सारे हैं हमारे तारे। तो देखिए, सूर्य के सबसे करीब का तारा कौन सा है, बुध है, मरकरी। उसके बाद शुक्र है। ये मत समझिए कि मैं जैसा आकार यहाँ बना रहा हूँ ग्रहों का, प्लैनेट्स का, उसी साइज में है, नहीं, साइज में अंतर है, यहाँ बनाने पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे है पृथ्वी, ठीक है, तीसरे नंबर पे। पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद एक पेटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। इस ये भी सूर्य का चक्कर, जितने ग्रह हो, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, पुच्छल तारे, सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सूर्य के आकर्षण बल के कारण। तो ये एक पट्टी है, इस पट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े हैं और इनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो ये क्या है, क्षुद्र ग्रह पेटी। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्षुद्र ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के बीच है, ऑप्शन दिया होगा। तो मंगल, इसके बाद कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि, शनि बड़े ग्रह हैं ये, शनि। फिर अरुण, वरुण,
यूरेनस, नेपच्यून, अरुण और वरुण, ठीक है। तो सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। देखिए ये है क्षुद्र ग्रह पेटी, और इसके बाद में एक है आपका कुइपर बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पर भी छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े हैं जिसको हम बोलते हैं, कौन सी बेल्ट है, कुइपर बेल्ट है, ठीक है। अब ये जो ग्रह हैं, ये जो आपके क्षुद्र ग्रह पेटी के अंदर के ग्रह, मतलब सूर्य से और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच के ग्रहों को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह। क्यों? क्योंकि ये ठोस ग्रह हैं, ठीक है, ये ठोस ग्रह हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। और ये जो क्षुद्र ग्रह पेटी जो है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, पेटी कहो या पट्टी कहो, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाद के जो जितने भी ग्रह हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह बोलते हैं, बाह्य ग्रह, या इनको बोलते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बृहस्पति के जैसे ग्रह हैं, जोवियन ग्रह। और ये गैसीय ग्रह हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रह ठोस ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह हैं, और ये गैसीय ग्रह हैं, गैसीय ग्रह, ठीक है। आकार के अनुसार कुछ ग्रह देख लीजिए। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? सबसे बड़ा आकार है बृहस्पति का, बृहस्पति सबसे बड़ा है। उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, और वरुण के बाद आती है पृथ्वी। तो पृथ्वी आकार में 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। जितने भी ग्रह हैं इन सब में पृथ्वी आकार में 5वें नंबर पे है, ठीक है। अब शुक्र ग्रह जो है उसका टेम्परेचर बहुत अधिक है, उसके वायुमंडल का टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सौर मंडल का सबसे ज़्यादा तापमान वाला ग्रह है, ठीक है, शुक्र। थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, बहुत नहीं, कुछ फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं बस। तो सौर मंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, ठीक है। लगभग 96% क्या है, CO2 है, तो गर्म तो होगा ही, और नाइट्रोजन है थोड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं, सिस्टर प्लैनेट। सर्वाधिक चमकीला ग्रह इसको बोलते हैं, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। अब चमकीला होने का मतलब क्या है कि इसका एल्बिडो बहुत अधिक है। अभी आगे चल के एल्बिडो पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एल्बिडो इसका बहुत अधिक है। इसको बोलते हैं सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह है ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, न्यूनतम गति से घूर्णन करता है। क्या है ये? क्लॉकवाइज रोटेशन। बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, ठीक है। मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह को हम बोलते हैं पृथ्वी के समकक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। मंगल ग्रह है। मार्स पृथ्वी के समकक्ष है। इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसीलिए लाल ग्रह कहलाता है, लाल रंग का दिखता है। इसका कारण क्या है? तो इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लाल ग्रह, ठीक है। वायुमंडल में इसके कौन सी गैस ज़्यादा है? मेथेन गैस की अधिकता है। इसके 2 उपग्रह हैं। पहला कौन सा है? तो फोबोस, और एक है डीमोस। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ये सब फालतू चीज़ें नहीं, आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। देखो क्षुद्र ग्रह हमने देख लिया अभी कहाँ पे हैं, मंगल और बृहस्पति की सीमा में है। तो क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल और बृहस्पति की सीमा में है, ये हमने देख लिया है। देखिए न्यू मून डे हो, न्यू मून है, ये फुल मून है, ठीक है, न्यू मून है, फुल मून है, ठीक है। लूनर टाइड हो गया आपका, ठीक है, सोलर टाइड हो गया। अब ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो ये क्या है? ये देखिए ये ग्रह है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ठीक है। और ये सीरस जो है ये पहला खोजा गया एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह है।
ये देखिए जुपिटर है, ये सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ये है कुइपर बेल्ट, सबसे लास्ट में कुइपर बेल्ट है। ठीक है, ये कॉमेट्स अभी पढ़ेंगे कॉमेट्स क्या होते हैं। तो देखिए क्षुद्र ग्रह क्या हैं, तो मंगल और मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य जो पिंड हैं उन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस हो गया। और अब क्षुद्र ग्रह की जरूरत क्या है, तो देखिए चूंकि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उसी समय इन इन टुकड़ों, चट्टानी टुकड़ों की भी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इनका सबसे ज़्यादा योगदान इसमें है कि हम यह कह सकते हैं सबसे ज़्यादा महत्व इस बात के लिए है कि हम इससे पृथ्वी और विभिन्न ग्रहों की और सौर मंडल की और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जान सकते हैं। ठीक है, तो भविष्य में ब्रह्मांडीय परिवहन होत ईंधन के रूप में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, प्लेटिनम, इनके विशाल भंडार है। ये जो चट्टानी टुकड़े हैं जिन्हों हम एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं, पट्टी कहते हैं, ये इसमें आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, प्लेटिनम होता है। इन सब के कारण क्या होता है, ये बहुत विशाल भंडार है काहे के, तो भविष्य का ईंधन है ये। इलिप्टिकल पाथ में एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन करते हैं। ठीक है, आकार इनका कोई निश्चित नहीं होता, अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया आपका क्षुद्र ग्रह। धूमकेतु देख लेते हैं, पुच्छल तारा। ठीक है, ये कॉमेट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, पुच्छल तारा या धूमकेतु। तो देखिए ये देखिए क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये है क्षुद्र ग्रह, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह। ये हमारी अर्थ है, ये आपस में क्षुद्र ग्रह। देखिए चट्टानी टुकड़े हैं ना, ये आपस में टकराते रहते हैं, आपस में टकराने से और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। ये देखिए जब पृथ्वी के वायुमंडल में कोई क्षुद्र ग्रह इंटर करता है, तो जब इंटर करता है तब ये पृथ्वी में उपस्थित गैसों और पार्टिकल्स के घर्षण से, ये वायुमंडल के घर्षण से जलने लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉमेट्स। ये हो गया हमारा कॉमेट्स। अब देखिए कॉमेट्स की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं धूमकेतु। धूमकेतु या पुच्छल तारा। पुच्छल तारा, इसके कितने भाग हैं? सबसे पहले तो ये होते क्या हैं, धूमकेतु क्या हैं, तो ये हैं पत्थर, धूल कण, बर्फ, जल कण, इन सबके चट्टानी और धातुई पिंड हैं। ठीक है, पत्थर, धूल कण, बर्फ, जल कण, हिमानी गैस, इनके चट्टानी और धातुई पिंड हैं। ये सूर्य के चारों ओर पैराबोलिक और हाइपर पैराबोलिक पाथ पे ये घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर पैराबोलिक और हाइपर पैराबोलिक पाथ पर ये घूमते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग हैं। ठीक है, पहला हम जिसे बोलते हैं नाभि, दूसरा हम जिसे बोलते हैं कोमा, और तीसरे भाग को हम क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये केंद्र इसका जो होता है, इसको हम ब्लैक से दिखाएं, वाइट है, ये जो केंद्र है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं नाभि। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाभि। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, कोमा। ठीक है, और ये जो एरिया, ये जो डिजाइन बन रही पूंछ जैसी, इसको हम बोलते हैं पूंछ। ठीक है, तो इसके एक जो कॉमेट होता है धूमकेतु, उसके 3 पार्ट होते हैं। मध्य वाला पार्ट नाभि ठोस होता है, उसके चारों ओर धूल का आवरण जो बना होता है, गैसों का आवरण कोमा होता है, और ये पीछे एक पतली सी पूंछ जैसी आकृति निकलती है, इसे हम पूंछ बोलते हैं। ठीक है, जो नाभि होती है, केंद्र जिसे कहते हैं, ये ठोस होता है, ये पत्थर या बर्फ का बना होगा, ठोस होता है। नाभि के चारों ओर गैस और धूल का आवरण, तो गैस और धूल का आवरण किसके चारों ओर, नाभि के, गैस और धूल का आवरण, इसको हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं, नाभि के चारों ओर। नाभि एवं कोमा से निकलने वाली गैस और धूल एक पूंछ का आकार ले लेती है, इसको हम बोलते हैं पूंछ, और ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगी। सूर्य के विपरीत दिशा में जो इसकी पूंछ होगी, वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मेटेओर की, उल्का की। उल्का, ठीक है, उल्का या केतु बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है, मेटेओर्स, ठीक है। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, अर्थ हो गई। ये है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल हो गया, और ये बाह्य अंतरिक्ष हो गया, ठीक है। ये जो है ये बाह्य अंतरिक्ष हो गया, ये हो गया बाह्य अंतरिक्ष। अब देखिए, जब कोई चट्टानी टुकड़ा अंतरिक्ष में है, यहाँ पर है, कलर चेंज कर देते हैं, समझ में आएगा। जब कोई चट्टानी टुकड़ा यहाँ पर है, अंतरिक्ष में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेटेओरिड। मेटेओरिड। कोई कठोर पिंड अंतरिक्ष में पैराबोलिक मार्ग में गतिशील रहता है, उसको हम मेटेओरिड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं उल्का परमाणु। उल्का परमाणु। तो कोई कठोर पिंड, यानी कोई कठोर पिंड अंतरिक्ष में पैराबोलिक मार्ग में घूम रहा है, पैराबोलिक मार्ग में घूम रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? मेटेओरिड बोलते हैं, मेटेओराइड बोलते हैं। अब ये पिंड जो था, यही पिंड क्या करता है? पृथ्वी के बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल की ओर आता है, और जब ये पिंड बढ़ता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, यहाँ पर आ गया जब ये पिंड, तो ये घर्षण से जलने लगेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं मेटेओर। इसको मेटेओरिड बोलते हैं, इसको मेटेओर बोलते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके घर्षण से जलने लगता है, घर्षण से जलने लगता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा देखते हैं ना, यही है वो शूटिंग स्टार, टूटता तारा। टूटता हुआ तारा जो आप लोग देखते हैं, विश पूरी करने के लिए मांग लेते हैं, यही है वो टूटता तारा, ठीक है। तो एक हो गया अंतरिक्ष में था, दूसरा हो गया पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया। अभी पृथ्वी के वायुमंडल में है, पृथ्वी की सतह पर नहीं गिरा है सॉरी। और जब ये पिंड आकर पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है, यहाँ पिंड गिरा पृथ्वी की सतह पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उस समय इसको हम बोलते हैं मेटेओराइट, ठीक है। मेटेओरिड था, फिर मेटेओर हो गया। मेटेओर मतलब उल्का परमाणु, ठीक है। उल्का परमाणु जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसे हम ये सिर्फ उल्का कहते हैं। मेटेओरिड हो गया उल्का परमाणु, पृथ्वी के वायुमंडल में आया तो उल्का हो गया, और जब पृथ्वी की सतह पर गिरा तो ये मेटेओराइट या उल्का पिंड हो गया। उल्का पिंड या उल्कास्म, या इसको बोलते हैं उल्कास्म, ठीक है। तो जब ये मेटेओर जलकर नष्ट हो जाता है और एक पिंड के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मेटेओराइट बोलते हैं, ठीक है। तो 3 कंडीशन होती हैं। एक अंतरिक्ष में है तो क्या हुआ, ये स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मेटेओरिड क्या होता है, मेटेओर क्या होता है, मेटेओराइट क्या होता है, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं, कंडीशन तीनों की अलग अलग है। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा पृथ्वी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं, हमारी अर्थ के बारे में। सबसे पहले तो ये शुक्र इसके सबसे करीब का ग्रह, सबसे अगर आप पूछा जाए इसके सबसे करीब ग्रह, सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह, नज़दीकी या सबसे करीब ग्रह कौन सा है? तो सबसे करीब ग्रह है शुक्र, ठीक है। और शुक्र के बाद है फिर मंगल।
इसे हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, सबको पता। इसका आकार कैसा है, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, जियॉइड। इसके शेप को क्या बोलते हैं, जियॉइड बोलते हैं, जियॉइड, ठीक है, जियॉइड। ये इसका शेप है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये पृथ्वी है हमारी, ऐसे है, ठीक है। ये एक्सेस है इसका, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, ये अक्ष है इसका, काल्पनिक अक्ष। ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, ठीक है। ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। इसमें आपको झुकी हुई पृथ्वी नहीं दिखाई गई है, देखिए। तो ये पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने अक्ष के सहारे घूर्णन करती है, इसे भू परिभ्रमण करते हैं। तो ये हमारा, ये है सूर्य, सन, और ये है अर्थ, ठीक है। तो ये अपने एक्सेस यहाँ पर ये ऐसे ऐसे घूर्णन करती है एंटी क्लॉकवाइज, और ये सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमण कर, ठीक है। तो ये अपने एक्सेस पे घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर भी ये घूम रही है। तो जब अपने एक्सेस पे घूर्णन करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भू परिभ्रमण, परिभ्रमण। और इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से होता है दिन और रात। तो जब पृथ्वी अपने एक्सेस पे घूम रही है गोल गोल अपने अक्ष पे, उससे दिन और रात होते हैं, ठीक है। इसे भू परिभ्रमण कहते हैं। और जब ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिक्रमण, भू परिक्रमण या परिक्रमण बोलते हैं। परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा करते हैं ना, मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो वो एक परिक्रमा करना हो गया, भू परिक्रमण। इससे क्या होता है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे ऋतुएं आती हैं, मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन किससे होता है, सूर्य के चारों ओर घूमने से। अगर पृथ्वी सीधी होती, अपने अक्ष पे झुकी नहीं होती, तो कहीं हमेशा दिन होता, कहीं हमेशा रात होती, ठीक है। और दो चीज़ें और हैं, चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट कर रही, घूम रही है, तो दो बल कार्य करते हैं। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर कार्य करता है, तो वो चूंकि पृथ्वी हमारी बीच में उभरी हुई है, ठीक है, ऐसे बनी हुई है पृथ्वी, सॉरी, चूंकि हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे बनी हुई है, तो ये बीच में उभरी हुई है। तो दो बल कार्य करते हैं। कोई वस्तु जैसे लट्टू नाच रहा होता है ना, तो दो बल कार्य करते हैं, एक केंद्र की ओर, एक केंद्र के बाहर। तो जो केंद्र की ओर कार्य करता है उसे सेंट्रीपेटल बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। अभिकेंद्र बल के बिना वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। और एक बल होता है जो केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है, तो उसे अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो अपकेंद्रीय बल जो होता है वो, ये विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा पर पृथ्वी सबसे अधिक उभरी है, तो विषुवत रेखा पर क्या होगा, अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होगा, अपकेंद्रीय बल सबसे अधिक होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेती है 365.25 दिन लेती है, ठीक है। तो ये काउंट नहीं किया जाता, ये जो 0.25 दिन है ये काउंट नहीं किया जाता। यही आगे चल के एक दिन बन जाता है, तो फरवरी कितने की हो जाती है, 28 की जगह 29 की हो जाती है। तो जब फरवरी 29 का होने का कारण यही है कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में नहीं लगाती, 365.25 दिन में लगाती। तो कैलकुलेशन के लिए हम 25 दिन, जो 0.25 दिन है उसको हटा देते हैं, हर चौथे वर्ष ये एक दिन के बराबर हो जाता है। तो ये फरवरी को 28 की जगह 29 का कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, तो यूनिवर्स से स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर ब्रह्मांड के अंदर ही हमारी गैलेक्सी है। ब्रह्मांड क्या है, तो अनंत गैलेक्सियों का समूह, उसी में एक गैलेक्सी हमारी है मंदाकिनी, जिसे बोलते हैं दुग्ध मेखला।
मंदाकिनी गैलेक्सी के अंदर हमारा है सौर मंडल, हमने देख लिया, ठीक है। सौर मंडल के अंदर हमारी पृथ्वी है, हमको फोकस करना है पृथ्वी पे। तो अब पृथ्वी की बारी आई है। तो सबसे पहले जब हम पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर चूँकि पृथ्वी हम मानव सभ्यता के पहले से आई हुई है, इसकी जो संरचनाएं हैं वो हमसे पहले बनी हुई हैं। तो जो चीज़ें हमसे पहले बनी होती हैं उनको हम देखते हैं कि सामने क्या चीज़ है, फिर हम उसके कारण की खोज करते हैं कि ये आया कहाँ से है, ठीक है। तो इसे ऑब्जर्वेशन साइंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले पहाड़ देखे, हमारे सामने ये पर्वत और नदियाँ नहीं थी। तो हमारे सामने जब हम आए यहाँ पर, मानव आया तो उसने देखा कि भाई यहाँ पे समुद्र में खाई है, कहीं कहीं ट्रेंच है, वही कहीं पर हिमालय पर्वत है, कहीं पर आल्पस पर्वत है, कहीं पर्वत हैं, कहीं झरने हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ हैं, पठार हैं। तो पहले उसने इन चीज़ों को देखा, फिर उसके कारण की खोज की। तो वही हम ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले हम संरचना देखेंगे फिर कारण की खोज करेंगे। तो हमने पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं देखी हैं, ठीक है। पर्वत हैं, कहीं कहीं मैदान हैं, कहीं पठार हैं, कहीं समुद्र है, ठीक है। समुद्र के अंदर भी इसी प्रकार की संरचनाएं हैं, कटक हैं, कहीं समुद्र के अंदर पर्वत हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जियोमॉर्फोलॉजी में आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो अब यूनिवर्स हमारा समाप्त हो चुका है। अगर कोई आपको समस्या है, कुछ आपको पूछना है, तो हमारे जो वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़ बने हैं, 2 अपलोड हो चुके हैं, 1 अपलोड हो जाएगा कल तक। तो इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका हम सल्यूशन दे देंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी, जो होगी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए ज्योग्राफी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।